गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपना अध्ययन का विषय है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। क्रांति विज्ञान को दो भागों में बांटकर अपन अध्ययन करेंगे, परंपरागत क्रांति विज्ञान व आधुनिक क्रांति विज्ञान। आधुनिक क्रांति विज्ञान का राजनीति विज्ञान में प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दिखाई देता है। आधुनिक क्रांति विज्ञान का क्रांति विज्ञान में प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दिखाई देता है और यह राज्य के स्थान पर व्यक्ति के अध्ययन पर बल देता है। आधुनिक क्रांति विज्ञान राज्य के स्थान पर व्यक्ति के अध्ययन पर बल देता है और मूल्यों के स्थान पर तथ्यों तथा वैज्ञानिकता को महत्वपूर्ण मानता है। आधुनिक क्रांति विज्ञान मूल्यों के स्थान पर तथ्यों व वैज्ञानिकता को महत्वपूर्ण मानता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह तथ्यों पर बल देता है, व्यक्तिवादी अध्ययन है, व्याख्यात्मक अध्ययन पर बल देता है, विषयपरक अध्ययन पर बल देता है, वैज्ञानिकता, प्राथमिक आंकड़ों पर बल, परंपरागत सिद्धांत का ह्रास हो गया है। ये आधुनिक क्रांति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कही जा सकती है। आधुनिक क्रांति विज्ञान के विकास को हम तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला व्यवहारवाद, दूसरा उत्तर व्यवहारवाद, तीसरा सिद्धांत व अवधारणाएं। सिद्धांत में अपन दो सिद्धांत देखेंगे, व्यवस्था सिद्धांत तथा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। अवधारणाओं में अपन राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक आधुनिकरण, इन अवधारणाओं को देखेंगे। तो आधुनिक क्रांति विज्ञान में सबसे पहले अपन लेते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवादी अवधारणा का उदय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में हुआ। जैसा कि पहले अपन कह चुके हैं, बता चुका हूं मैं कि आधुनिक क्रांति विज्ञान का एक उपागम है व्यवहारवाद। और आधुनिक क्रांति विज्ञान में प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दिखाई देता है। तो व्यवहारवादी अवधारणा का उदय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ही हुआ। व्यवहारवाद को सामान्य शब्दों में अपन परिभाषित करने की कोशिश करें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि व्यवहारवाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उद्भवित एक आंदोलन है जो ऐसे मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जिसका मापन, सत्यापन व पर्यवेक्षण किया जा सके। व्यवहारवाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उद्भवित एक ऐसा आंदोलन है जो मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, ऐसे मानव व्यवहार का अध्ययन जिसका मापन,
सत्यापन व पर्यवेक्षण किया जा सके। इस व्यवहारवादी आंदोलन के क्रांति विज्ञान में उदय के क्या कारण थे? व्यवहारवाद के उदय का पहला कारण था परंपरागत उपागम के प्रति असंतोष। व्यवहारवाद के उदय का पहला कारण था परंपरागत उपागम के प्रति असंतोष। जैसा कि किर्कपैट्रिक ने कहा है, असंतोष ने शोध को जन्म दिया और शोध के फलस्वरूप व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो व्यवहारवाद के उदय का प्रथम कारण कहा जा सकता है परंपरागत उपागम के प्रति असंतोष। इस असंतोष ने शोध को जन्म दिया और शोध के फलस्वरूप व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद के उदय का दूसरा कारण कहा जा सकता है अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक विद्वानों की उपेक्षा की गई। जैसे समाजशास्त्रियों व अर्थशास्त्रियों को तो शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, किंतु राजनीति शास्त्रियों को नहीं। तो राजनीति शास्त्रियों की या राजनीति विद्वानों की जब उपेक्षा की गई तो उन्होंने अपने आप में या अध्ययन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सोचा और उसी से व्यवहारवाद का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व का अनुभव, जैसे ग्राहम वालस, आर्थर बेंटले, लॉर्ड ब्राइस का अनुभव, इन सब के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवाद के विकास का क्रम। व्यवहारवाद के उदय की शुरुआत 1908 में ग्राहम वालस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स से कही जा सकती है। 1908 में ग्राहम वालस की एक पुस्तक आई, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने मानव प्रकृति का अध्ययन किया। 1908 में ही आर्थर बेंटले की पुस्तक आई, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने दबाव समूहों का अध्ययन किया। उन्नीस सौ आठ में ग्राहम वालस की पुस्तक आई, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यहाँ जिसमें मानव प्रकृति का अध्ययन किया गया। वहीं से व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 1908 में ही आर्थर बेंटले की पुस्तक आई, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें दबाव समूह का अध्ययन किया गया। जेम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में लिखा है कि हमें केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। जेम्स ब्राइस की ये पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी 1924 में आई। चार्ल्स मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में मानव व्यवहार के अध्ययन और वैज्ञानिकता पर बल दिया। चार्ल्स मेरियम की ये पुस्तक 1925 में आई थी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, और इसमें इन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन और वैज्ञानिकता पर बल दिया। चार्ल्स मेरियम ने शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बनाने का प्रयास किया था, इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है?
चार्ल्स मेरियम को। शिकागो विश्वविद्यालय के त्रिकोण चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डेल और डेविड स्टन का व्यवहारवाद के विकास में विशेष योगदान है। चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डेल और डेविड स्टन का व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। शिकागो विश्वविद्यालय के अलावा फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान व अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन आदि संस्थाओं ने व्यवहारवाद के विकास में योगदान दिया। तो व्यवहारवाद के विकास का क्रम अपन देखें तो ग्राहम वालस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स से व्यवहारवाद का अध्ययन शुरू हुआ। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में आई, जिसमें मानव स्वभाव का अध्ययन पर जोर दिया गया। 1908 में आर्थर बेंटले की एक पुस्तक आई द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें दबाव समूह के अध्ययन पर बल दिया गया। 1924 में जेम्स ब्राइस की पुस्तक आई मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिसमें वो लिखता है कि हमें केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। 1925 में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की आई। चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के अध्ययन और वैज्ञानिकता पर बल देता है, और चार्ल्स मेरियम ने शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद के अध्ययन का केंद्र बनाया। इसलिए चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख विद्वान चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डेल और डेविड स्टन का व्यवहारवादी आंदोलन में विशेष योगदान है। शिकागो विश्वविद्यालय के अलावा फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन आदि संस्थाओं ने व्यवहारवाद के विकास में योगदान दिया। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक विद्वानों में चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डेल, डेविड स्टन, हर्बर्ट साइमन, कार्ल डायस, वीओकी जूनियर, लूशियन पाई, लासवेल, आमंड कोलमैन, एडवर्ड सिल्स, हिंज यूलाउ, पावेल, डेविड ट्रूमैन, किर्क पैट्रिक, इन विद्वानों का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, या यूँ कहा जा सकता है कि ये व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे। धन्यवाद। जय हिंद।